बैठक करेंगे। कुछ दिनों से दिल्ली में हवा की गति काफ़ी कम हो गई है और उससे जो है प्रदूषण के स्तर में थोड़ी बढ़ोतरी देखी जा रही है। अभी आज जो AQI था थोड़ा सीवियर प्लस की तरफ बढ़ा है, उसको देखते हुए ही आज दिल्ली सचिवालय में एनवायरनमेंट विभाग और DPCC के साथ पूरी स्थितियों की समीक्षा बैठक रखी गई है, जिसमें इन सभी बिंदुओं पे मूल्यांकन किया जाएगा कि आगे इसमें और क्या स्टेप लिया जा सकता है। हमारे साथ कुछ सैलानी हैं जो कि बाहर से आए हुए हैं। कहाँ से आए आप? मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा जिला। क्या नाम है आपका? सूरज चरपे। आप दिल्ली टहलने आए हैं? जी, हम इंडिया गेट घूमने आए थे। कैसा लग दिल्ली की आबो हवा कैसी लग रही है आपको? जैसे कि हम हमारे छिंदवाड़ा शहर में देखते हैं, काफी मतलब वन अधिक पेड़ है उस जगह पर, तो इतना वायु प्रदूषण नहीं होता है वहाँ जितना यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसी वजह से मास्क लगाना पड़ रहा है हमें। अच्छा, आप लोग भी यहाँ टहलने ही आए हैं? जी। दिल्ली में आप बहुत उम्मीदों के साथ टहलने आए हैं, लेकिन यहाँ पे वायु प्रदूषण देख के आप कैसा फील कर रहे हैं? प्रदूषण बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा एलर्जी हो रही है प्रदूषण के कारण, तबीयत पे भी बहुत प्रभाव पड़ रहा है इस चीज का। और कहाँ टहलने का प्लान है आपका? इंडिया गेट ही सोचकर आए थे, पर यहाँ प्रदूषण वाकई चिंताजनक है, इस कारण स्वास्थ्य पे इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए बस इतना ही घूम रहे। झुंझुनू में इन दिनों लगातार वायु प्रदूषण का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आज सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़कर 220 पर पहुंच गया। बढ़े हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स के कारण आसमान में कोहरे और धुएं के मिश्रण से स्मॉग बन गया है। करीब एक पखवाड़े से बढ़े वायु प्रदूषण के कारण बुजुर्गों और अस्थमा रोगियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बीते रोज झुंझुनू में AQI 214 दर्ज किया गया था। आज सुबह 6 अंकों की बढ़ोतरी के साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स 220 पर पहुंच गया है। झुंझुनू में लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी भी लगातार इंडेक्स पर नजर बनाए हुए हैं और आवश्यक चेतावनी भी जारी कर रहे हैं। कोटा में विधानसभा चुनाव में मतदान दलों को लाने और ले जाने वाले बस सहित अन्य वाहनों के संचालक और ड्राइवर्स को खाने पीने के लिए भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ड्राइवर्स और वाहन संचालकों को खाने पीने के लिए इधर से उधर भटकना पड़ रहा है। विधानसभा चुनाव संपन्न करवाने के लिए निर्वाचन विभाग ने कोटा में 650 से ज्यादा बसों अन्य वाहनों का अधिग्रहण किया है। वहीं अधिग्रहित की गई बसों सहित अन्य वाहनों को JDB कॉलेज के बाहर और स्टेडियम परिसर में पार्क करवाया गया है। 4 बजे से हमें बुलाया गया है। न तो रात को रोटी की व्यवस्था, न पानी की व्यवस्था, न चाय की, खाने पीने की। अभी तक यहीं बैठे हुए हैं हम। कौन लोग हैं और कहाँ से? ड्राइवर है, हम कोटा से आए हैं चुनाव में। सिरोही जिले के आबू पिंडवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में 4921 फुट की ऊंचाई पर स्थित शेरगांव के मतदाता पहली बार मतदान कर पाएंगे। मतदान दल फॉरेस्ट गार्ड की मदद से घने जंगल में करीब 18 किलोमीटर तक पगडंडियों पर चलकर गांव के मतदान केंद्र तक पहुंचेगा। पहले शेरगांव के लोगों को मतदान करने के लिए 12 किलोमीटर दूर उतरज गांव आना पड़ता था, लेकिन निर्वाचन विभाग ने उनको हो रही असुविधा को देखते हुए शेरगांव में एक मतदान केंद्र बनवाया। इस मतदान केंद्र पर 117 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। न्यूज 18 राजस्थान की टीम भी शेरगांव पहुंची और चुनाव को लेकर ग्रामीणों में किस तरह का उत्साह है जानने की कोशिश की। वहाँ का रहने वाला हूँ मैं। वहाँ हमारे मतलब सरकारी कोई सुविधा है नहीं, मतलब खाने पीने के लिए कोई है नहीं। वहाँ पर सब उठा के लेके जाना पड़ता है। गाड़ी की कोई सुविधा नहीं, लाइट नहीं है, पानी की कोई सुविधा नहीं है। लोग जो आते थे उतरज के अंदर मतदान करने के लिए, अब उनको आने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे सिरगांव के अंदर ही मतदान होगा, जहाँ बुजुर्ग लोग वहीं पे वोटिंग करेंगे, जहाँ पे उतरज के अंदर आने की जरूरत नहीं पड़ेगा उन लोगों के लिए, मतलब वो सुविधा वहाँ पे की गई है। CO सर और DO सर के निर्देश अनुसार शेरगांव माउंट आबू क्षेत्र के एक सबसे ऊंचा गाँव है। वहाँ पे अलग से हमने बूथ बनाया गया जिसमें 117 वोटर्स रजिस्टर्ड है। खास बात यही है कि जो पहले वोटर्स थे वो उतरज तक आते थे। उतरज एक और गांव पहाड़ी में गांव है जो शेरगांव से 10 किलोमीटर लगभग दूर पड़ता था। आपको ध्यान होगा कि शेरगांव माउंट आबू में दूर दराज का और हिली एरिया है और वहाँ पे लगभग 120 के आसपास वोटर्स हैं। वहाँ पे जो पोलिंग टीम हमारी जाती है वो उतरज तक जाती थी पहले, और उतरज में शेरगांव के लोगों को लगभग 8 किलोमीटर के आसपास पैदल चल के पहाड़ क्रॉस करके आना पड़ता था। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए और ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन के जो डायरेक्शंस थे कि हम लोग
जो टफ एरियाज़ हैं वहाँ पर नए पोलिंग स्टेशंस बनाएं ताकि कोई भी मतदाता पीछे नहीं। चुनाव प्रचार का शोर थम गया है और अब प्रशासन ने भी कमर कस ली है। चुनाव के दृष्टिकोण से संवेदनशील दौसा जिले को लेकर दौसा प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। दौसा में करीब 70 अर्धसैनिक बलों की कंपनियां उपलब्ध करवाई गई हैं। ऐसे में हर बूथ पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है और क्विक रेस्पॉन्स के लिए प्रशासन ने 10 मिनट का समय रखा है। ऐसे में किसी भी जगह अप्रिय घटना होने की सूचना मिलने के 10 मिनट में भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच जाएगा। साथ ही दौसा में भारी संख्या में रिजर्व पुलिस बल, पैरामिलिट्री फोर्सेज, दौसा पुलिस के जवान, आरएसी, होमगार्ड मौजूद रहेंगे। आज दौसा के पीजी कॉलेज के कर्मचारियों अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई। जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी ने बताया कि हर प्रत्याशी के मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है और शादी में वोट मांगा तो पूरी शादी का खर्चा प्रत्याशी के खाते में जोड़ दिया जाएगा। साथ ही शादी में गिफ्ट पर भी नजर रखी जाएगी और गिफ्ट को भी चुनावी खर्च में जोड़ा जाएगा। किसी भी सिचुएशन को डील करने के लिए विशेष रूप से इस प्रकार के चैलेंजेस को डील करने के लिए रेडी है। हमारी खुद की टीम का जो हमारी पूरी दौसा पुलिस है उसका हर प्रकार की ट्रेनिंग जो है वो रिन्यूअल किया गया है, जिसके अंदर जो गैस गन फायरिंग होती है, रॉयट कंट्रोल ड्रिल होती है, उसके ऊपर विशेष रूप से ट्रेनिंग पिछले 15 दिनों से कंटिन्यूअसली हमारी पूरी पुलिस फोर्स को दी जा रही है। आवर फोर्स इज रेडी फॉर ऑल काइंड ऑफ सिचुएशंस और चप्पे चप्पे पर पूरी तरीके से पुलिस की नजर है। हर जगह पर, हर गली मोहल्ले में आज के समय में पुलिस। बूंदी जिले में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज सुबह मतदान दल कार्मिकों का अंतिम प्रशिक्षण के बाद मतदान दलों की रवानगी होगी। इसके चलते जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने एसपी जय यादव के साथ मतदान रवानगी स्थल पर पहुंचकर मतदान दलों के अंतिम प्रशिक्षण बैठक व्यवस्था, चुनाव सामग्री वितरण व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि मतदान दलों का अंतिम प्रशिक्षण और चुनाव सामग्री वितरण की व्यवस्था सुव्यवस्थित रहे। गोस्वामी ने एसपी जय यादव के साथ जिले में विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर आचार संहिता पालना का जायजा लिया और एक निर्देश दिया कि आचार संहिता की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाए। उन्होंने हिंडौली में स्थापित वेबकास्टिंग कक्ष और वॉर रूम का भी निरीक्षण किया। इसके अलावा वेबकास्टिंग के दौरान नेटवर्क संबंधी समस्या न आए, इसके लिए समुचित प्रबंध अभी से सुनिश्चित किए जाए। उत्तर पश्चिम रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन का दावा है कि इस बार के मतदान में 50% कर्मचारी मतदान नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि एनडब्ल्यूआर ने दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारियों को मतदान के लिए 1 दिन की छुट्टी दी है, जबकि फील्ड में कार्यरत कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि वो सहूलियत के हिसाब से मतदान करें। रेलवे में फील्ड मैनेजर, लोको पायलट और गार्ड के सामने समस्या ये है कि वो ट्रेन लेकर निकलने के बाद मतदान कहां करेंगे। ऐसे में एनडब्ल्यूआरयू के निर्वाचन विभाग से गुजारिश है कि फील्ड में कार्यरत कर्मचारियों के मतदान की समुचित व्यवस्था की जाए। दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजस्थान में 25 नवंबर को जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उसमें सभी रेल कर्मचारी मतदान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भारत सरकार के जो नियम है उसके आधार पर रेलवे ने जो पत्र जारी किया है उसमें केवल प्रशासनिक कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को 1 दिन का अवकाश दिया गया है, जबकि फील्ड में कार्यरत कर्मचारियों के लिए कहा गया है कि वो सहूलियत के साथ मतदान करेंगे। फिर भी बहुत सारे हमारे लोको पायलट हैं, ट्रेन मैनेजर हैं जो ड्यूटी पर रेलगाड़ी को लेकर जाते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव के तहत आज मतदान दलों को रवाना किया जा रहा है। अजमेर की 8 विधानसभा क्षेत्र के लिए करीब 2000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अजमेर की पॉलिटेक्निक कॉलेज से सभी को तीसरा और अंतिम प्रशिक्षण देकर रवाना किया जा रहा है। इस दौरान अजमेर जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर भारती दीक्षित और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी व्यवस्थाओं को देखने के साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस दौरान हमारे संवाददाता ने अजमेर जिला निर्वाचन अधिकारी से खास बातचीत की। विधानसभा चुनाव को लेकर अब मतदान दलों की रवानगी शुरू हो गई है। कल यहां पर निष्पक्ष और निर्भीक रूप से चुनाव आयोजित कराए जाएं, इसे लेकर जिला कलेक्टर तमाम व्यवस्थाओं को देख रही है। कलेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। किस तरह की मैडम व्यवस्था की गई है और क्या माकूल इंतजाम रहेंगे कल चुनाव को लेकर? आज यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में पार्टी रवानगी की पूरी व्यवस्था की गई है। पार्टीज़ की 2 पारियों में रवानगी की जा रही है। तो जो दूरस्थ विधानसभा क्षेत्र हैं उनकी प्रथम पारी में रवानगी की जाएगी और जो समीप वाले क्षेत्र हैं उनकी द्वितीय पारी में। साथ ही जिन भी पोलिंग पार्टीज़ के अभी तक डाक मतपत्र का प्रयोग नहीं किया गया था उनके लिए यहाँ डाक मतपत्र के भी काउंटर्स लगाए गए हैं। ये इंश्योर किया जा रहा है कि हर व्यक्ति, हर
हर पोलिंग पार्टी का जो मेंबर है वो अपनी वोटिंग करे और ऐसा कोई भी व्यक्ति ना छूटे जिसका वोट नहीं हुआ हो। नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, जो इलेक्शन कमीशन का मोटो है वो हम यहाँ पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं और काफ़ी सुव्यवस्थित तरीके से सब रवानगियाँ हो रही है। यहाँ पर हमने जितने भी पोलिंग पार्टी के पर्सनल्स हैं उनको बिठा करके उनकी जगह पर हम जो भी हमारा इलेक्शन मटीरियल है, ईवीएम वीवीपैट्स हों, चाहे उनके जो बैग्स हैं वो हों, उनको उनके स्थान पर वितरण किया जा रहा है। तो ये बहुत एक नवाचार की तरह है। पहले जनरली जो हमने अब तक के चुनाव देखे हैं उसमें जो पोलिंग पार्टी है वो काउंटर्स पर जाकर अपना सामान रिसीव करती थी, बट पहली बार ऐसा हो रहा है कि टेंट्स में उनकी खुद की सीट के बगल में जो टेबल है वहाँ जा करके सभी कर्मचारियों द्वारा उनके कंसर्निंग मटेरियल्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। तो बहुत सुव्यवस्थित तरीके से सारा कार्य हो रहा है और हम सब प्रयास कर रहे हैं कि बिल्कुल फ्री एंड फेयर एंड इम्पार्शियल इलेक्शंस हम कल कंडक्ट करा पाएंगे। ये थे जिला कलेक्टर भारती। उन्होंने बताया कि चुनाव को लेकर व्यापक इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और व्यापक इंतजाम के साथ साथ मतदाता जो है मतदान केंद्र तक पहुँचे, इसे लेकर भी महत्वपूर्ण इंतजाम यहाँ पर किए गए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान यहाँ पर हो सके। कैमरा पर्सन कौशल सिंह के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। लोकतंत्र के महापर्व की बात कोटा की करें तो कोटा की 6 विधानसभा सीटों पर 14,58,997 मतदाता लोकतंत्र के महापर्व में अपनी आहुति देंगे, लेकिन उन सब के बीच में महत्वपूर्ण भूमिका उन कार्मिकों की है जो मतदान प्रक्रिया को पूरा करवाएंगे। कोटा की 6 विधानसभा सीटों के लिए 1439 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनके लिए पोलिंग पार्टी उम्मीद स्टेडियम से रवाना की जा रही है। 2 अलग अलग फेजेस में पोलिंग पार्टी को रवाना किया जा रहा है। अंतिम प्रशिक्षण के बाद मतदान दलों को मतदान केंद्र की तरफ रवानगी दी जा रही है। कोटा संवाददाता हिमांशु मित्तल की खास रिपोर्ट। महापर्व जितनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका एक मतदाता की, उतनी ही बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका मतदान दलों की यानी पोलिंग पार्टीज की, जिन्हें मतदान को संपन्न करवाना है मतदान केंद्रों पर। और अपने अपने जो मतदान केंद्र है जिनके लिए मतदान दलों की जो रवानगी है वो कोटा से चल रही है। कोटा के उम्मीद स्टेडियम की तस्वीर आप देखेंगे जहां पर अलग अलग जो फेजेस के अंदर मतदान दलों को रवाना किया जा रहा है। 2 अलग अलग फेजेस के अंदर मतदान दलों को रवाना किया जा रहा है। पहले फेज की अगर बात करें तो पहले फेज में कोटा के सांगौद विधानसभा सीट, पीपलदा विधानसभा सीट और रामगंज मंडी, इन तीनों विधानसभा सीटों के लिए जो पोलिंग पार्टीज हैं उन्हें रवाना किया जा रहा है। कोटा की अगर बात करें तो 1439 कुल जो मतदान केंद्र हैं वो बनाए गए हैं। 16 सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिनके लिए पोलिंग पार्टीज को रवाना किया जा रहा है। दूसरे फेज की बात करें तो दूसरे फेज में कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण और लाड़पुरा, ये जो 3 विधानसभा सीटें हैं उनके लिए जो है वो रवाना किया जाएगा। तमाम जो पोलिंग पार्टीज हैं, मतदान दल हैं, वो अपने अपने मतदान केंद्रों की तरफ से अंतिम प्रशिक्षण के साथ में रवाना हो रहे हैं ताकि पूरी तरह से जो मतदान की प्रक्रिया है वो स्पष्ट रूप से शांतिपूर्वक तरीके से बिना किसी एरर के, बिना किसी त्रुटि के पूरी करवा सके। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। विधानसभा चुनाव में पारदर्शिता और आपत्तिजनक गतिविधियों पर नजर रखने के उद्देश्य से कोटा में संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान बूथों पर वेबकास्टिंग करवाई जाएगी। 1455 मतदान बूथों के 50% यानी कि 728 चयनित मतदान बूथों पर वेबकास्टिंग करवाई जाएगी, जिनमें से विधानसभा क्षेत्र कोटा उत्तर में 118, कोटा दक्षिण में 109, लाडपुरा में 133, सांगोद में 124, रामगंज मंडी में 128 और पीपलदा में 116 मतदान बूथों पर वेबकास्टिंग करवाई जाएगी। अतिरिक्त निदेशक सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग मुकेश विजय ने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा जिले में वेबकास्टिंग के लिए मैसेज इनोवेटिव को अनुबंधित किया गया है। इस संपूर्ण प्रक्रिया पर कड़ी नजर रखने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और समस्त रिटर्निंग अधिकारियों के स्तर पर भी कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। मतदान के पूर्व ग्रामीण इलाके में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं से 5,27,000 की नकदी के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस की टीम ने सुरेड़ा 4 लेन पुलिया के पास कार्रवाई कर दोनों के कब्जे से कार से ये नकदी जब्त की है। भाजपा नेता और कार्यकर्ता नकदी के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। संभावना जताई जा रही है कि नकदी चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए काम में लाई जा रही थी। फिलहाल सुकेत थाना पुलिस के मामले की जांच कर रही है। अवैध शराब के खिलाफ, एनडीपीएस के खिलाफ या जो भी कैश
की जो संभावना थी, जो भी मतलब विधि के अनुरूप जो कैश नहीं जा रहा था, उस सब की सीजर की भी कार्रवाई की है और कम से कम 20,000 लीटर शराब हम लोगों ने, ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का टाइम है उसके दौरान हम लोगों ने पकड़ा है। अभी भी परसों को चुनाव है, कल हमारी पोलिंग पार्टियाँ रवाना होंगी, तो जो भी हमारे मतदान केंद्र हैं, जितने भी मतदान केंद्र है, उसमें पुलिस की एकदम माकूल व्यवस्था की जा रही है। कानून व्यवस्था के नज़रिए से जो भी इम्पोर्टेंट जगह हैं, जो भी महत्वपूर्ण जगह हैं, जहाँ पे हम लोगों को ज़्यादा विजिलेंट रहने की आवश्यकता है, वहाँ पे भी हमने प्रॉपर और अतिरिक्त फोर्स हमने लगाई है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको राजस्थान चुनाव की एक दिलचस्प तथ्य बताते हैं। राजस्थान का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प होता है, इस बार भी ऐसा ही हो रहा है, जहां कई सीटें ऐसी हैं जिन पर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की नजर है। इन हॉट सीटों पर हार जीत से ज्यादा सम्मान की लड़ाई है। राजस्थान की सियासत के बड़े बड़े दिग्गज इस बार मुकाबले में फंसे हुए हैं। हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको ऐसी कुछ हॉट सीट्स की जानकारी देंगे जिन पर बड़े बड़े चेहरों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। मरुधरा का सियासी रण हर बार बड़ा ही दिलचस्प होता है, लेकिन इस बार मुकाबला काफी तगड़ा होने वाला है। एक तरफ कांग्रेस राजस्थान में इतिहास को दोहराने से रोकने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पिछले 30 सालों से बनी सियासी नियम को कायम रखना चाहती है बीजेपी। जहां बीजेपी जीत को लेकर आश्वस्त है, तो वहीं कांग्रेस सत्ता बरकरार रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है, जिससे कई सीटों का मुकाबला कांटे का हो गया है। ऐसी ही सीटों का गुणा भाग हमने भी किया है और अब हम आपको बताएंगे वो कौन कौन सी सीटें हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस में वोटों को लेकर भयंकर सियासी लड़ाई होगी, जो प्रदेश की हॉट सीट बन गई है। इन्हीं सीटों में एक सीट है सरदारपुरा भी, जहां प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत मैदान में है। अशोक गहलोत 5 बार से चुनाव लड़ रही हैं। 3 बार वो इस सीट से विधायक रहते हुए सीएम भी बने हैं। बीजेपी के महेंद्र राठौर गहलोत को चुनौती दे रही हैं। राठौर जेडीए के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने कांग्रेस सरकार आने के बाद इस्तीफा दे दिया था। माना जा रहा है कि उन्हें ये टिकट केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की सिफारिश पर मिला है। ऐसे में इस सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत और अशोक गहलोत की सियासी लड़ाई काफी पुरानी है। वहीं झालावाड़ जिले की झालरा पाटन सीट पर बीजेपी के दिग्गज नेता वसुंधरा राजे चुनाव लड़ रही हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस के रामलाल चौहान से है। झालरा पाटन से 2018 में वसुंधरा ने मानवेंद्र सिंह को हराया। वसुंधरा 2003 से चुनाव जीत रही हैं। इस सीट पर 35 साल से बीजेपी का कब्जा है। कांग्रेस ने इस बार रामलाल चौहान पर दांव खेला है। हालांकि वसुंधरा के सामने रामलाल चौहान को बड़ी चुनौती देनी होगी, लेकिन ये सीट हॉट सीट बन गई है। वहीं सीकर की लक्ष्मणगढ़ सीट पर भी कांग्रेस और बीजेपी में वर्चस्व की लड़ाई है। कांग्रेस से गोविंद सिंह डोटासरा मैदान में है, तो बीजेपी ने सुभाष महरिया को मैदान में उतारा है। 1 दशक बाद दोनों आमने सामने है। 2013 के विधानसभा चुनाव में डोटासरा ने महरिया को भारी अंतर से हराया था और सीट बरकरार रखी थी। संयोग से दोनों एक ही समुदाय जाट से हैं। महरिया सीकर से 3 बार लोकसभा सांसद बने हैं। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा लगातार यहां से चुनाव जीत रही हैं। वहीं एक कड़ा मुकाबला सवाई माधोपुर में भी है। यहां त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। इस सीट पर बीजेपी ने मौजूदा राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा को मैदान में उतारा है। 5 बार के विधायक और 2 बार की लोकसभा सांसद आशा मीणा बीजेपी से बगावत कर चुकी हैं। वहीं किरोड़ी लाल मीणा का मुकाबला कांग्रेस के दानिश से है। ये सीट पर पूरे राजस्थान की नजर है। चित्तौड़गढ़ की नाथद्वारा सीट भी हॉट सीट है। यहाँ मुकाबला कांग्रेस के दिग्गज नेता सीपी जोशी और मेवाड़ राजवंश के बीच होगा। कांग्रेस ने यहां से स्पीकर सीपी जोशी को उतारा है। बीजेपी ने विश्वराज सिंह मेवाड़ को मैदान में उतारा है। मेवाड़ महाराणा प्रताप का वंशज है। नाथद्वारा में मुकाबला टाइट होने की बात कही जा रही है। सीपी जोशी के लिए नाथद्वारा मजबूत सीट है, लेकिन बीजेपी ने विश्वराज को उतारकर सियासी समीकरण साधने की कोशिश की है। ऐसे में इस सीट पर भी सभी की नजर होगी। हालांकि हॉट सीटों में एक सीट टोंक भी है।
जहां से पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट एक बार फिर मैदान में है। बीजेपी ने पायलट के खिलाफ अजीत सिंह मेहता को खड़ा किया है, जिनकी लोकप्रियता और करिश्मा पूरे टोंक जिले में बरकरार है। टोंक सीट मुसलमान, गुजरों और एससी समुदाय के प्रभुत्व वाली सीट है। पायलट ने 2018 का चुनाव 54,179 वोटों के अंतर से जीता था। पायलट को रिकॉर्ड 64% वोट मिले थे। वहीं एक और सीट हॉट सीट चूरू की तारानगर भी बन गई है। कांग्रेस ने यहां से नरेंद्र बुढ़ानिया को प्रत्याशी बनाया है। बुढ़ानिया 1985, 1996, 1998 में चूरू से सांसद रही हैं। 1993 में सरदार शहर से विधायक भी रही हैं। 2009 से 2018 तक राज्यसभा सांसद रहे। 2018 में तारानगर से विधायक का चुनाव जीता। पिछले बार उन्होंने बीजेपी के राकेश डांगड़ को हराया था, लेकिन इस बार उनका मुकाबला बीजेपी के कद्दावर नेता राजेंद्र राठौर से है। राठौर भी 1990 के बाद से कोई चुनाव नहीं हारे हैं। ये तो कुछ एक ही ऐसी हॉट सीट थी जिन पर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की भी नजर रहेगी। ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन किसको पटखनी देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।